भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चुड़ैल वाला कब्रिस्तान कहानी में अब तक आपने जाना कि कैसे मैं धतूरे का पौधा ढूंढते हुए कब्रिस्तान में जा पहुंचा, जहां कोई अनजान शख्स मेरी तरफ बढ़ रहा था। कहानी में अब आगे मेरी तरफ वह अनजान व्यक्ति बढ़ता जा रहा था। मेरा राज अगले ही पल खुलने ही वाला था। इससे पहले कि उस व्यक्ति की नज़र मुझ पर पड़ती, मैंने पास ही में बनी कब्र की तरफ छलांग लगा दी और कब्र के पीछे छुप गया। मुझे एक से ज़्यादा लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहीं से हालात का जायज़ा लिया और मुझे 3 लोग चौकीदार की झोपड़ी में जाते हुए दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में मैं झटके से उठा और धतूरे के पौधे को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे धतूरे का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था कि उस दिन मैंने धतूरे के पौधे चौकीदार की झोपड़ी के पास देखे थे। मुझे हर हाल में अब वह पौधा लाना ही होगा, यह कहकर मैं तेजी से झोपड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे धतूरे के पौधे लगे हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथों के दम से एक धतूरे के पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। अधिक बल लगाने के कारण वह धतूरे का आधा पौधा टूटकर मेरे हाथ में आ गया और मैं पीछे जाकर गिरा। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कौन है बाहर? यह आवाज़ सुनते ही मेरी जान हलक में आ गई। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी झोपड़ी से आवाज़ आती है, साहब आप यहीं रुके, मैं देख कर आता हूं। यह कहकर चौकीदार जैसे ही बाहर निकलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि मैं सामने धतूरे का पौधा लिए गिरा हुआ हूं। तभी चौकीदार तेजी से बोल पड़ता है, भाग 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 यहाँ से, हमेशा परेशान करता रहता है। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चला जाता है। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आती है, कौन था बाहर? साहब यहाँ कोई नहीं आता, एक कुत्ता है जो बार बार परेशान करता रहता है। यह सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं तुरंत उठा और एक और धतूरे का पौधा पकड़कर खींचने लगा। इस बार पौधा जड़ के साथ बाहर आ गया। मैं उसे लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ा। कुछ देर में ही मैं रेड गेस्ट हाउस के अंदर था। मैंने तुरंत गमले में वह पौधा बाबा के बताए अनुसार उल्टा लगा दिया। उस पौधे की जड़ ऊपर की तरफ रखी और वह पौधा पूरा मिट्टी में डाल दिया। यह काम पूरा होने पर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ और मैं गमले को वहीं दरवाजे के पास रख कर और अपने दोनों हाथों को धोकर सोफे पर बैठ गया। मैं बस यही सोच रहा था कि कब्रिस्तान में मुझे चौकीदार रहीम ने देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। झोपड़ी के अंदर उसके साथ वह लोग कौन थे? मुझे अनदेखा करने की आखिर क्या वजह थी? अब वजह चाहे जो भी हो, वह तो चौकीदार से मिलकर ही पता चलेगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंखें खुली तो समय शाम के 5 बजे का था। मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ। अच्छी नींद लेने के बाद मैं खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैंने अपना बटुआ टेबल से उठाकर जेब में रखा और दरवाजे को कुंडी लगाकर रेड गेस्ट हाउस से निकल पड़ा। मुझे जल्द से जल्द पूजा अनुष्ठान के सामान को लाना होगा ताकि मैं आज रात को ही अनुष्ठान को शुरू कर सकूं। यह कहते हुए मैं बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार में जाने के लिए मुझे कब्रिस्तान के पास से निकलना था। मैं अभी कब्रिस्तान की दीवार के पास से निकल ही रहा था कि तभी चौकीदार रहीम ने मुझे देख लिया। नमस्कार साहब, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ। साहब आप कुछ घंटे पहले कब्रिस्तान में क्या करने आए थे? यह सुनते ही मैं घबरा गया और घबराते हुए बोला, अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ 2 लोग कौन थे? माफ़ करना साहब, लेकिन मैं उन दोनों के बारे में आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैंने भी आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। शायद यही हम सब के लिए ठीक होगा।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा व्यवहार दिन ब दिन क्यों बदलता जा रहा है। यह मेरी समझ से परे है। साहब, मैं मजबूर हूँ। मैं चाह कर भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकता। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जब भी महसूस हो कि यह सब मुझे बताना सही रहेगा तो बेझिझक मुझे बता सकते हो। जी साहब, मुझे समझने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं यह जानना चाहता था, आप इस धतूरे के पौधे के साथ क्या कर रहे थे। धतूरे के पौधे की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। यह सुनते ही मैं बोला, वहाँ दरअसल मैं फिसल कर गिर गया था, जिसकी वजह से धतूरे का पौधा मेरे हाथ में चला गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह धतूरे का पौधा था। मेरी इस बात से वह मुझे शक की निगाहों से देखता है। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जाने के बाद मैं उस जगह पर गया था जहां देखने से साफ पता चल रहा था कि वहां से कोई धतूरे का पौधा निकाला गया है। एक पौधा तो वहीं पर टूटा हुआ गिरा था, लेकिन एक और पौधा वहां से जड़ समेत निकाला गया था। तभी मुझे सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। मैं तुरंत रहीम की तरफ झपटता हूँ और उसे धक्का देकर वहां से हटाता हूँ। उसी समय वहां पर वह गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार से टकराती है। तभी रहीम भावुक होते हुए बोल पड़ता है, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आप खुद को संभालो और हमें देखना चाहिए कि कार में कौन है। क्या पता उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मेरी यह बात सुनते ही हम कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कार का दरवाज़ा लॉक था। मैंने वहीं से एक पत्थर उठाया और कार का शीशा तोड़कर दरवाज़ा खोला और उस शख्स को गाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकाल कर देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। जैसे ही चौकीदार रहीम की नज़र उस शख्स पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। अरे यह तो रमन बाबू हैं। उसके यह कहते ही एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। जल्दी ही उन लोगों ने उस शख्स को एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल के लिए ले गए। यह रमन बाबू कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? मेरी बात को सुनकर रहीम बोला, साहब, जिनको अभी अस्पताल ले गए हैं उनका नाम रमन है और जो रेड गेस्ट हाउस है वह भी उन्हीं का है। क्या वह गेस्ट हाउस उन्हीं का है? जी साहब, वह वहाँ रहने वालों से कभी नहीं मिलते। इसके पीछे का कारण शायद आपको काफ़ी हद तक पता होगा। कैसा कारण? खुलकर बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? आप जिस रेड गेस्ट हाउस में रहते हो आपको तो पता ही है कि वहाँ कितने लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। बहुत बार यह गेस्ट हाउस बंद किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके वह पैसे खिलाकर बार बार इसे खुलवा देते हैं। यह तो पैसों के लिए काफ़ी लोभी जान पड़ता है। कहीं मोहिनी की मौत में इसका भी तो कोई हाथ नहीं है? साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप समझदार हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस एक बात का ध्यान रहे, अब खतरा आप पर मंडरा रहा है। यह सारी बातें करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ और पूजा अनुष्ठान का सामान लेकर रेड गेस्ट हाउस में आ जाता हूँ। रात के 9 बज रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद मेरा मन विस्की पीने का कर रहा था। जैसे ही मैंने जाम बनाया तभी मुझे साधु बाबा की बातें याद आ गई कि मुझे इन 4 दिनों तक मांस मदिरा से दूर रहना है। चाहे कोई मुझे कितना भी मजबूर कर ले, लेकिन मुझे पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह बात याद आते ही मैंने गिलास को साइड में रख दिया। मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोया। 10 बजे का समय हो चुका था और मुझे जल्दी से खाने के बाद पूजा अनुष्ठान की तैयारी भी करनी थी। खाना खाते खाते मैं फिर से सोचने लगा, यह रमन नाम का शख्स, इसकी दुर्घटना कैसे हुई? कहीं यह मुझ पर और चौकीदार पर हमले की फिराक में तो नहीं था, या फिर यह सिर्फ एक घटना थी?
क्यों चौकीदार रहीम अब भी मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या वह कोई बड़ा राज जानता है जिससे उसे कोई खतरा हो सकता है? मैंने खाना खाकर ख़त्म कर लिया था। अब मैंने पूजा अनुष्ठान की तैयारी करनी शुरू कर दी। रात के 11:30 बजे तक मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली थी। अब मैं बाबा के बताए अनुसार पूजा करने लगा। मैंने उन दोनों नींबुओं में 4-4 लौंग घुसा दिए। पूजा संपन्न करने के बाद मैं अपनी जगह से उठता हूँ और माँ काली को दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब रात के 2 बजे का समय हो चुका था। अब मुझे जल्दी ही इन नींबुओं को चौराहे पर ले जाना होगा और इन 7 पत्तों को भी पीपल के पेड़ के नीचे रखने होंगे। यह सोचने के बाद मैं उन दोनों नींबू और उन 7 पत्तों को उठाकर एक चाकू लेकर गेस्ट हाउस से बाहर निकल पड़ता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं चौराहे पर पहुँचा। वहाँ पास में एक पीपल के वृक्ष के पास वो 7 पत्ते रख देता हूँ और वापस चौराहे के बीचों बीच आ जाता हूँ। वहाँ आते ही मुझे अजीब सा एहसास होता है, मानो कोई जैसे मुझ पर नज़र रख रहा हो। मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैं उन दोनों नींबुओं को 4 हिस्सों में काट लेता हूँ। एक टुकड़े को वहीं पर छोड़ देता हूँ और बाकी 3 टुकड़ों को 3 दिशाओं में फेंक देता हूँ। अब मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। यदि मैंने गलती से भी पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो वह बुरी शक्तियाँ मेरे साथ वापस चली आएंगी। यह सोचकर मैं वापस मुड़ने को हुआ ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई साया थोड़ी दूर से मुझे घूर रहा था। मैं यह देखकर वापस मुड़कर जाने की कोशिश करता हूँ कि तभी मुझे महसूस होता है कि मौसम में अचानक ठंड बढ़ गई है। शायद बारिश के आसार नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, अचानक तेज बारिश ने दस्तक दी। बेहिसाब पानी बरसने लगा था। तभी मैं पास ही में उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक ऐसी बारिश की कोई संभावना नहीं थी और साथ ही में तेजी से चल रही ठंडी हवाएं शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी अचानक मुझे उस सफ़ेद साए का ख्याल आया। अब मैं चाह कर भी पीछे नहीं देख सकता था, क्योंकि साधु बाबा के अनुसार मुझे नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे की तरफ नहीं देखना था। क्या वह सफ़ेद साया सच में कुछ था या फिर वह मेरे मन का वहम था? नहीं, अब चाहे जो कुछ भी हो, मुझे उस तरफ नहीं देखना है। मैं खुद को ही कहते हुए खुद की हिम्मत बढ़ा रहा था। मेरे ना चाहते हुए भी मेरे मन में उस सफ़ेद साए की दहशत मेरे दिल में बढ़ती जा रही थी। मेरे इतनी देर तक यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं यहाँ खड़ा होकर भी भीगता जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बारिश अब जल्दी रुकने वाली है। मुझे काफ़ी ठंड भी लग रही है। अब मुझे गेस्ट हाउस के लिए निकलना चाहिए। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलता, सड़क की दूसरी तरफ से एक सफ़ेद साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने सीने पर कुछ दबोच रखा था। अचानक वह सफ़ेद साया रुका। उसी समय बिजली कड़की और मैं उस बिजली की रोशनी में उसे देख पाया। मुझे एक लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की दिखाई दी, जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। मैंने गौर से देखा तो मुझे उसके बाजू में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह अब सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी और मेरी तरफ घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने उस सड़क को पार किया तो अब वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अब उस साए का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बिजली बार बार कड़क कर उसके पास होने का एहसास करवा रही थी। यह चेहरा बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं था। उसका यह रूप देखकर मेरा सीना बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। मैं उसका स्वरूप देखकर सोच में पड़ गया, कहीं यह मोहिनी का वास्तविक रूप तो नहीं, जो मरने के बाद ऐसी हो गई। अगर यह मोहिनी है तो इतनी बदली हुई सी क्यों लग रही है। अचानक मेरी नज़र उस साए के चेहरे पर पड़ी। उसके होठ खून से सने हुए थे। खून की बूंदें टपकते हुए
उस छोटे बच्चे पर गिर रही थी। यह दृश्य बड़ा ही भयानक था और मेरे मन में एक खौफ पैदा कर रहा था। अगले ही पल उस साये ने अपने मुंह को खोला और चीख पड़ी। उसकी भयानक आवाज़ से मेरे तोते उड़ गए और मैं लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। मैं समझ चुका था कि यह साया जो भी है अब मुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। मैंने यह अनुष्ठान आरंभ करके खुद को बलि का बकरा बना ही लिया था और साथ ही साथ अनजाने में मौत को न्योता भी दे दिया। मैं बस सहमा हुआ दौड़ता जा रहा था। जैसे जैसे मैं भागता जा रहा था वो आवाज़ मुझसे दूर हो रही थी, लेकिन खौफ का शिकंजा अभी भी कसता जा रहा था। जल्द ही मैं रेड गेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में पहुंचता हूँ। मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी। वह खौफनाक मंजर अभी भी मेरी नज़रों से हट नहीं रहा था। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक मैं इसी तरह पड़ा रहा और फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ सामान उठाया और मैंने अपने सिर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाने के बाद आग में जला दिए। ऐसा करने के बाद मुझे कुछ राहत महसूस हुई। मेरा डर अब काफ़ी हद तक कम हो गया था और मैंने उन गीले कपड़ों को बदल दिया। जल्दी ही कपड़े बदलने के बाद मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस साये का डर मेरे मन में घर कर चुका था। अचानक मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं अपने ही शरीर को नहीं हिला पा रहा। इस बार मैंने पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन अब भी मैं उठ नहीं पाता। अब शरीर तो दूर की बात, मैं अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था और ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से भीग चुका था। अब यह घटना मेरी समझ से परे थी, लेकिन मैं इन हरकतों के पीछे की वजह उस अजनबी साये को मान रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी छाती पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब यह दबाव बर्दाश्त करने से बाहर हो रहा था। अब मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि यह दबाव जिसकी चपेट में मैं धीरे धीरे आता जा रहा हूँ वह और कुछ नहीं बल्कि वही साया मेरी छाती पर बैठा हुआ है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे मेरा अंत नज़र आ रहा था। मैं हालात के सामने खुद को मजबूर महसूस कर रहा था। क्या होने वाला है अब आगे? क्या मैं उस साये से बच पाऊंगा या वह साया मुझे यहीं पर ख़त्म कर देगा? क्या कोई चमत्कार होगा जो मुझे बचा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।